हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम कर रहे थे मेटल्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम मेटल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम केमिस्ट्री में कुछ और इम्पोर्टेंट मेटल के साथ आज हम पढ़ेंगे आयरन, स्टील और कॉपर। आयरन लोहा, स्टील, कॉपर तांबा। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आयरन मीन्स लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? लोहे का संकेत होता है Fe। फिर आता है परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या होती है 26 और जो उसका परमाणु भार होता है वो होता है 56। वैसे तो आयरन का परमाणु भार 55.9 अप्रोक्स होता है, लेकिन हम इसे फिर भी 56 लिखते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता। अब आता है भूप्रपटी में लोहे की मात्रा। जो भूप्रपटी होती है मीन्स क्रस्ट होता है, उस पर लोहा 5% पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेबल दी हुई है। वे तत्व जो भूप्रपटी में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है 46.8। उसके बाद है सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम, और जो आयरन है वो चौथे नंबर पर पाया जाता है जो कि है 5%। और जो लोहा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। झारखंड के सिंहभूम, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, उड़ीसा के मयूरभंज तथा मैसूर के चामुंडी में लोहे की मुख्य खानी है। तो जो लोहा होता है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। लोहा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और जो लोहा होता है वो मानव शरीर में भी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मानव शरीर है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? लोहा। जो आयरन धातु होती है वो मानव शरीर में पाई जाती है। अब है लोहे की अयस्क। मैंने आपको बताया था कि जो अयस्क होते हैं वो होती हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, खनिज होती हैं, उनसे जो धातु निकाली जाती हैं वो अयस्क होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओर। तो यहाँ पर है हेमेटाइट। हेमेटाइट एक बड़ी चट्टान है, खनिज है, जिसमें से लोहा निकाला जाता है या धातु निकाली जाती हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। सस्ता और सबसे अधिक निष्कर्षण इसी से। जो हेमेटाइट होता है इससे सबसे अधिक निष्कर्षण किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है, इसलिए सबसे अधिक धातु इसी से निकाली जाती है, हेमेटाइट से, क्योंकि सस्ता होता है। उसके बाद आता है सीडेराइट FeCO3। सीडेराइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। और जो मैग्नेटाइट होता है वो सबसे उत्तम कोटि का अयस्क होता है। इसमें धातु अंश 70% पाई जाती है, इसका रंग काला होता है। इसमें जो लोहा होता है फिर धातु होते हैं वो 70% पाए जाते हैं। उसके बाद है आयरन पाइराइड FeS2। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा आयरन पाइराइट FeS2। तो ये आपके 4 अयस्क हैं लोहे के: हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट। और आपको याद रखना है आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। और जो हेमेटाइट होता है उससे सबसे ज़्यादा निष्कर्षण किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता होता है। और जो मैग्नेटाइट है ये सबसे उत्तम कोटि का होता है, लेकिन फिर भी निष्कर्षण किसका ज़्यादा किया जाता है? हेमेटाइट का, क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन जो मैग्नेटाइट होता है वो कॉस्टली होता है। तो ये थे हमारे लोहे के अयस्क। आगे हैं लोहे के प्रकार।
मुख्यतः लोहा 3 प्रकार का होता है, कच्चा लोहा तथा ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। कच्चा लोहा तो देखिए, वात्या भट्टी में बना लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। जो वात्या भट्टी होती है उसमें जो लोहा बनता है वो ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्च होती है और इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और उसमें कार्बन क्यों मिलाया जाता है? उसमें जो कार्बन होती है वो ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है ताकि वह कठोर बन सके, भंगुर बन सके। तो जो ढलवा लोहा होता है वो भंगुर होता है, कठोर होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। भंगुर क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर लोहे को पीटा जाए या मारा जाए तो वो फैल जाता है, लेकिन ढलवा लोहा में क्या होता है? अगर उसे पीटा जाए या मारा जाए तो वो टूट जाता है और इसी को हम भंगुर गुण कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें अशुद्धियों के रूप में फॉस्फोरस, सिलिकॉन तथा मैग्नीज आदि भी होते हैं। ये नहीं कि ढलवा लोहा में सिर्फ खाली कार्बन ही मिलाया जाता है, इसमें अशुद्धियों के रूप में फास्फोरस, सिलिकॉन तथा मैग्नीज आदि भी मिलाई जाती हैं। ढलवा लोहा पिघलकर स्टील के टुकड़ों के साथ मिश्रित हो जाता है और सांचों में ठंडा करके कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। जो ढलवा लोहा होता है जब उसे हम पिघलाते हैं तो वह स्टील के टुकड़ों के साथ मिश्रित हो जाता है। स्टील क्या? स्टील भी तक मिश्र धातु है। जब हम लोहे में कार्बन मिलाएंगे तभी तो जो मिश्र धातु बनेगी वो स्टील बनती है और उसे फिर सांचों में ठंडा करके कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो जो कच्चा लोहा होता है वो बहुत ही कठोर होता है। और कच्चा लोहा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं उनमें कच्चा लोहा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कच्चा लोहा होता है वो कठोर होता है। तो इसके बाद आता है पिटवा लोहा। यह लगभग लोहे का अशुद्ध रूप होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लोहे का अशुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वो होता है पिटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अप्रोक्सीमेटली 0.12 से 0.25% तक होती है। और कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह मुलायम होता है, धूसर होता है तथा कठोर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत होती है लेकिन होती है उसमें कार्बन, इसलिए थोड़ा सा कठोर होता है वो। और यह घात वर्धनीय तथा तन्यता होती है इसमें, मीन्स डक्टाइल होती हैं। अगर इनको पीटा जाए तो फैल जाएंगे और खींचकर इनसे तार भी बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग, तो पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ पर होता है? चैन में। आपने देखा होगा, लोहे की चैन होती है और वो मुलायम होती हैं और तार में किया जाता है, कांटे होते हैं, कांटे लगाए जाते हैं ताकि एंट्री ना हो। नट बोल्ट्स में, चाबी ताला आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब में पिटवा लोहा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पिटवा लोहा मुलायम होता है। तो आपको आयरन में, लोहे में यही सब बातें याद रखनी है। मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं, तो आपको याद रखनी है। आगे है स्टील, इस्पात। तो क्या होता है स्टील? यह लोहे व कार्बन की मिश्रित धातु होती है। जो स्टील होती है वो एक मिश्र धातु होती है। जब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है तो उससे जो नए पदार्थ बनते हैं वो मिश्र धातु होते हैं। और जो स्टील होता है वो भारत में नहीं बना जाता, भारत में होता है लोहा। तो भारत लोहे को जापान या चाइना जैसे देशों में निर्यात करता है, फिर जापान या चाइना अपनी टेक्निक से उसे स्टील में कन्वर्ट करते हैं और भारत को दोगुने दाम पर बेच देते हैं स्टील को, क्योंकि भारत के पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं है कि वो स्टील बना सके। तो स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.15 से
1.7% पाई जाती हैं। ये थी कि स्टील एक मिश्र धातु होती है। जैसे कि जो स्टील होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, धब्बेदार स्टील, इनवार स्टील, क्रोमियम स्टील, मैग्नेट स्टील। तो चलिए जानते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनी होती है। तो आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेनलेस स्टील। आप कभी भी जाते हो स्टील खरीदने तो आप कहते हो कि स्टेनलेस स्टील चाहिए, तो वो किससे बनी होती है? लोहा, क्रोमियम और निकेल से। उसके बाद है धब्बेदार स्टील। धब्बेदार स्टील भी लोहा, क्रोमियम और निकेल से बनी होती है। इनवार स्टील निकेल, लोहा तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। और क्रोमियम स्टील किससे मिलकर बनी होती है? क्रोमियम, लोहा और कार्बन से। फिर है मैग्नेट स्टील। मैग्नेट स्टील मैग्नीशियम, आयरन और सी कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो आपको याद रखनी है कि आपको स्टेनलेस स्टील ही याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील जो लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनी होती है। अब आता है तांबा मीन्स कॉपर। सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले प्रयोग होने वाली धातु कौन सी थी? वो थी कॉपर मीन्स तांबा। आपने सुना ही होगा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें तांबे की मूर्तियाँ मिलती हैं, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। तो जो तांबा है वो प्राचीन टाइम से यूज होता आ रहा है। तो भारत में सबसे पहले यूज होने वाली धातु थी तांबा। उसका संकेत होता है Cu। तांबे की परमाणु संख्या होती है 29 और उसका परमाणु भार होता है 63.5 होता है 63.5। जब यह नया होता है तो कॉपर एक गुलाबी रंग का होता है, लेकिन बाद में यह लाल नारंगी रंग में बदल जाता है जब यह हवा के सामने आता है। जब यह नया होता है मीन्स जब यह कॉपर शुद्ध रूप में होता है तो वह गुलाबी रंग का होता है, लेकिन जब यह हवा के संपर्क में आता है, हवा के सामने आता है तो वो लाल नारंगी रंग में बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, जब कॉपर शुद्ध होता है तो वो गुलाबी रंग का होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से वह लाल नारंगी रंग में बदल जाता है। आपने देखा भी होगा घरों में तांबे की वायर्स होती हैं, स्टार्टिंग में वो अलग कलर के होते हैं लेकिन बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर बहुत ही लचीला और नरम होता है। जो कॉपर होता है वो बहुत ही लचीला होता है, नरम होता है। आपने देखा होगा जो कॉपर की वायर होती हैं, तांबे की वायर होती हैं, वो उनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह आसानी से तारों में खींचा जा सकता है। स्पेशली तारों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अब आता है तांबे का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो तांबे का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है बिजली उत्पादन में, संचरण में, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण में, औद्योगिक मशीनरी, परिवहन, वाहनों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है सबसे। तो आपको याद रखना है जो तांबे का निर्माण है वो बिजली में, इन सब में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो तांबा होता है वो बिजली का अच्छा सुचालक होता है, वो बिजली को मेंटेन करके रखता है। कॉपर वायरिंग और पाइपलाइन उपकरणों, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के अभिन्न अंग है और हर दिन घरों और व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले दो संचार लिंक। तो बस बेसिक सी बात यही है कि जो तांबा होता है बिजली का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए इसको बिजली में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में प्रयोग किया जाता है। और जो आपने देखा भी होगा जो एसी होती हैं उसमें भी कॉपर वायर यूज़ की जाती है कूलिंग के लिए। तो आपको याद रखने कि जो कॉपर होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आगे आते हैं तांबे की अयस्क। तो तांबे की 3 अयस्क होते हैं। पहला है कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास और क्यूप्राइट और चारको पाइराइट।
क्वेश्चन भी आया था कि जो चारकोपाइराइट होता है, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि जो चारकोपाइराइट होता है वो किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, तांबे का। तो ये सब आपको याद करने हैं। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपाराइट Cu2O और चारकोपाइराइट। आगे है फिर तांबे के मिश्र धातु। जो तांबा है उससे कौन कौन सी मिश्र धातु बनती हैं। सबसे पहले पीतल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पीतल है वो तांबे की एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो कि होता है 70%, और जिंक होता है 30%। तो पीतल किनसे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से, जिसमें कॉपर होता है 70% और जिंक 30%। और पीतल से क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं पीतल से, और पीतल की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। उसके बाद है कांसा। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर होता है 88% और टिन होता है 12%। और कांसे के बर्तन भी होते हैं और कांसे से मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 35% और निकेल होता है 15%। और इससे भी बर्तन और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आगे गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर होता है 88%, टिन होता है 10%, जिंक होता है 2%। और गन मेटल से क्या बनते हैं, बंदूकों या मशीनों के पुर्जों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है तांबे के यौगिक। तांबे का मुख्यतः एक ही यौगिक होता है, वो है कॉपर सल्फेट। तो आपको याद रखना है, तांबे का जो यौगिक होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसे नीला थोथा। तो आपको याद रखना है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नीला थोथा और नीला कशिश के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। यह तांबे का सबसे प्रमुख यौगिक है। यह नीले रंग का होता है, ठोस होता है, यह जल में काफ़ी विलय होता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है यह नीले रंग का होता है और ठोस होता है और जल में विलय होता है, मतलब कि वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। इसका उपयोग कृषि में किया जाता है, फर्टिलाइज़र वगैरह में, और साल बनाने में किया जाता है, और पानी पीने के बर्तन बनाने में भी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आयरन, स्टील और कॉपर के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आएंगे किसी एक और इम्पोर्टेंट मेटल के साथ। हमने सोडियम पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट मेटल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एज मच एज शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।